हेलो ऑल। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी फाइनली अपना जो साउथ अफ्रीका का पूरा मिशन था वो पूरा करके वापस इंडिया आते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले वो इंडिया नहीं आए या इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के सेशन अटेंड नहीं किए, लेकिन ये फाइनल अराइवल था इंडिया में कि अब उन्होंने साउथ अफ्रीका का अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया है। वहां पर जो उनकी लड़ाई थी वो उन्होंने जीत ली है और अब 9 जनवरी 1915 के बाद उनका जो ठिकाना होगा वो इंडिया होगा। देखिए, 1901 में गांधी जी ऑलरेडी पहले ही कांग्रेस का सेशन अटेंड कर चुके थे, जहां पर उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमारा जो साउथ अफ्रीका का इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट करिए। लेकिन 1915 के बाद अब उनको लगता है कि जो उन्होंने स्वराज स्वदेशी जैसी चीजों का एक्सपीरियंस गेन किया है साउथ अफ्रीका में, उसको अप्लाई करने की जरूरत है इंडिया में भी। गोपाल कृष्ण गोखले की एडवाइस पर गांधी जी डायरेक्टली पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आते ही पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले उनको बोलते हैं कि पहले आप एक बार इंडिया का टूर करो, इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन देखो, इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ देखो और उसके बाद अपना जो आपका आइडिया होगा कि किस तरीके से मैं मूवमेंट में पार्टिसिपेट करूं या मेरी आइडियोलॉजी क्या हो, मैं मॉडरेट रहूं या फिर मैं एक्सट्रीमिस्ट रहूं, मुझे किस तरह की आइडियोलॉजी फॉलो करनी चाहिए वो आप डिसाइड करो। तो गांधी जी उनकी बात मान लेते हैं। देखिए, गांधी जी यहां से 1915 के बाद से कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। एक और बात कि 9 जनवरी 1915 को जो गांधी जी का अराइवल डे है इंडिया में फाइनल वाला, उस दिन को हम मनाते हैं एज अ प्रवासी भारतीय दिवस। आपको याद रखना है ये वाली बात भी, ठीक है। तो जब गांधी जी कांग्रेस का सेशन अटेंड कर रहे होते हैं तो वहां पर उनको बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, क्योंकि गांधी जी का ऑलरेडी बहुत ज्यादा नाम हो चुका होता है इंडिया में। नहीं, जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने काम किया है उसकी वजह से लोग उनको पहचानने लगे हैं और उनके काम की सराहना कांग्रेस के हर सेशन में ऑलरेडी की जाती थी। तो गांधी जी जब इंडिया में आए तो उनकी ऑलरेडी ऑलरेडी काफी पहचान थी, उनका ऑलरेडी काफी नाम था और उनके काम की काफी प्रशंसा होती थी। तो जब वो 1916 के लखनऊ सेशन में पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक बिहार का एक यंग लॉयर, एक यंग इंसान, काफी एक्टिव इंसान अप्रोच करता है। इसका नाम है राजकुमार शुक्ला और वो कहता है कि देखो, हमारे एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, हमने आपका बड़ा नाम सुना है, आप आइए और हमारे जो एरिया की प्रॉब्लम है उसके लिए एक सत्याग्रह लॉन्च करिए और हमारी हेल्प करिए। और यहीं से शुरू होती है गांधी जी की अर्ली एक्टिविटीज इंडिया में। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां पर हम बात करेंगे गांधी जी के 3 मेन सत्याग्रह की जो उन्होंने इंडिया में अपने मेन इनिशिएटिव्स लॉन्च करने से पहले लॉन्च किए, ताकि उनको एक एक्सपीरियंस हो जाए, वो भारत के लोगों के साथ जो अपनी आइडियोलॉजी है उसको मैच कर पाए। और ये 3 इनिशिएटिव थे: चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तीनों का नेचर डिफरेंट था, तीनों में गांधी जी की अप्रोच डिफरेंट थी, लेकिन तीनों का ही रिजल्ट सेम था कि यहाँ पर जो विक्ट्री है वो आपकी लेबर की, फार्मर की और पीजेंट की होती है। तो दोस्तों, आपको ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा फ्रॉम द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस टॉपिक पर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये लेक्चर पूरा एंड तक सुनेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। जो भी हमारी ऐसी लगातार वीडियोस आती रहती हैं ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसको आप देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। देखिए, सबसे पहले जब गांधी जी इंडिया में आते हैं, मैंने आपको बताया कि 1916 के लखनऊ सेशन में उनको राजकुमार शुक्ला अप्रोच करते हैं और वो बताते हैं कि देखो, हमारे बिहार के एक चंपारण एरिया में काफी प्रॉब्लम चल रही है। चंपारण उस टाइम तक इतना फेमस नहीं था, ठीक है, लेकिन चंपारण में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर इंडिगो कल्टीवेशन जो था वो काफी प्रॉस्पर था एक टाइम पर, और यहाँ पर जब वो प्रॉस्पर होने के बाद डाइल्यूट होना शुरू हुआ तो वहां पर प्रॉब्लम अराइज होनी शुरू हुई। पहले क्या था कि इंडिगो, जो कि बेसिकली एक तरह की डाई है, ठीक है, तो उसका यूज किया जाता था ब्रिटेन में, यूरोप में, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या कि जो इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा था बिहार में, वहां पर जो इंडिगो के प्लांटेशन के जो पूरे रखवाले थे, जो पूरे लैंड होल्डर्स थे, उन्होंने बोला कि आपको अपनी जो लैंड है उसके 3/20 पार्ट पर आपको पक्का इंडिगो कल्टीवेट करना ही पड़ेगा। उन्होंने रूल बना लिया कि फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी के पास 200 बीघा खेत है तो 200 बीघा खेत के 30 बीघा में 3/20 एरिया में उसको इंडिगो कल्टीवेट करना ही होगा। बाकी एरिया में वो जो मर्जी कल्टीवेट करे, लेकिन 3/20 ऑफ लैंड में उसको इंडिगो ही कल्टीवेट करना है। और वो इंडिगो कौन खरीदेगा? उससे वो जो रेवेन्यू होल्डर है या फिर जो इंचार्ज है वो खरीदेगा और उसके बाद वो उसको यूरोप ट्रांसपोर्ट कर देगा।
लेकिन बाद में क्या होता है कि जर्मन डाइज आनी शुरू हो जाती हैं जो कि काफी बेटर क्वालिटी की होती हैं, चीप होती हैं, और वो रिप्लेस करना शुरू करती हैं इंडिया के इंडिगो को। अब यहाँ पर जब जो आपके होल्डर्स हैं, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको लगता है कि अब हमारी जो डाई है वो नहीं बिकने वाली है, हमारी इंडिगो नहीं बिकने वाली है बाहर, तो वो इलीगल ड्यूज एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं ताकि उनका जो लॉस हो रहा है सामान ना बिकने की वजह से वो इन फार्मर से वो वसूल कर लें। तो यहाँ पर एक फार्मर में डिस्कंटेंट आना शुरू होता है। उनको लगता है कि हम क्यों आपके ड्यूज भरें, ठीक है। और दूसरी बात, तो वो इंडिगो कल्टीवेशन को इतना अच्छा नहीं भी मानते थे, क्योंकि भले ही वो 3/20 लैंड पर ओनली अपनी इंडिगो कल्टीवेट कर रहे हैं, लेकिन वो लैंड उनकी बेकार हो जाती है, क्योंकि जो इंडिगो है वो काफी ज्यादा डिमांडेड क्रॉप है, उसमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, और उसके बाद जो मिट्टी की उपजाऊता है वो भी उतनी अच्छी नहीं रह जाती है। तो यहाँ पर जो पूरा प्रोटेस्ट था वो अब वायलेंट होना शुरू होने वाला होता है। तो राजकुमार शुक्ला, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट उस टाइम के पर्सन थे फ्रॉम द चंपारण, वो जाते हैं लखनऊ कांग्रेस सेशन में और गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए हमारे एरिया में, हमारे लोगों की प्रॉब्लम स्टडी करिए और कुछ सॉल्यूशन बताइए। तो गांधी जी के साथ यहाँ पर कुछ लॉयर्स भी जाते हैं, यंग लॉयर उस टाइम के, जो बाद में जाकर हमारी आजादी के मेन लीडरशिप बन जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद हैं, कृपलानी जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं 10 अप्रैल 1917 को विद द टीम ऑफ एमिनेंट लॉयर ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा एंड आचार्य कृपलानी। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से लोगों ने अकम्पनी किया था गांधी जी को टू द चंपारण। और एक और क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जामिनेशन में, वो भी पूछा गया है कि किसने परसुएड किया था गांधी जी को कि आप आइए चंपारण। तो राजकुमार शुक्ला आपको याद रखना है, और उसके साथ साथ इन नामों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं तो वहां पर उनको जो लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि हम आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। अगर आप बोलो कि पैसिव रेसिस्टेंस करना है, मार धाड़ करनी है, लड़ाई करनी है, तो हम उसके लिए भी रेडी हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई और चारा बचा नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो हमें कोई और मेथड बता सकते हैं, उसको भी फॉलो करने को तैयार हैं। तो यहाँ पर गांधी जी की जो नॉर्मल एक स्टाइल रहती है कि पहले मैं पूरी स्टडी करूंगा, मैं पूरी एक बार अच्छे से एक्सटेंसिव स्टडी कर लूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना है, वही स्टाइल गांधी जी यहाँ पर फॉलो करते हैं। गांधी जी पूरे एरिया का एक्सटेंसिव सर्वे करते हैं, लोगों से रिकॉर्ड्स मांगते हैं, और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कि हाँ, ये 3 कठिया सिस्टम जो है, एक्चुअली जो 3/20 लैंड पे कल्टीवेशन था, इसको 3 कठिया कल्टीवेशन बोला जाता था। ये इलीगल है, काफी हार्श है, और उसके साथ साथ जो इलीगल ड्यूज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आपके यूरोपियन प्लांटर, वो भी गलत है। ये पूरी एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। अब देखो, इस रिपोर्ट प्रिपेयर करने का फायदा क्या होगा कि जब ये ब्रिटिश के पास जाएंगे, ब्रिटिश अपनी एक कमेटी बनाएंगे, उसमें गांधी जी को बोलेंगे कि हाँ, आपको भी एक मेंबर बना रहे हैं, और उस कमेटी में गांधी जी रिपोर्ट प्रोड्यूस करेंगे और उनको बताएंगे, देखो हमने कितने अच्छे तरीके से पूरा सर्वे करके पूरे डाटा के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि देखो कैसे ये जो पूरा प्रोसेस है ये काफी इलीगल है, काफी हार्श है। तो जो कमेटी है वो गांधी जी की रिपोर्ट को स्टडी करेगी और वो भी ये एक्सेप्ट करेगी कि हाँ, ये 3 कठिया सिस्टम ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो फार्मर की डिमांड थी वो ये थी कि हमारे सारे इलीगल ड्यूज आप वापस कर दो, जो भी आपने हमसे लिए हैं। तो गांधी जी कंप्रोमाइज फॉर्मूला पे आ जाते हैं। उनको पता है कि अंग्रेज पूरी डिमांड तो मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि अगर वो पूरी डिमांड मान गए तो कहीं ना कहीं उनको अपनी एक लॉस होती हुई दिखेगी, जिसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उन्होंने फार्मर्स को बोला कि एक काम करते हैं, कंप्रोमाइज फार्मूला पे आते हैं, जहां पर हम 25% कंपनसेशन वापस ले लेते हैं। तो जो फार्मर है वो फाइनली 25% कंपनसेशन पे राजी हो जाते हैं, और इसको एक मॉरल विक्ट्री माना जाता है फार्मर की, क्योंकि इसके बाद आपके जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो भागना शुरू हो जाते हैं। उनको अब लगना शुरू हो जाता है कि हमारा टाइम ज्यादा नहीं है, हमें कुछ और देखना चाहिए, कोई और काम धंधा सोचना चाहिए। तो गांधी जी यहाँ पर एक मॉरल विक्ट्री लेकर आगे बढ़ते हैं और लोगों को एक न्याय दिलाने में वो काफी एक सफलता हासिल करते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा चंपारण सत्याग्रह एक बहुत ही मिसाल मानी जाती है, क्योंकि बिना कुछ करे, बिना लड़े, बिना ज्यादा मेहनत करे, बिना अंग्रेजों से ज्यादा टकराए, एक अच्छी स्टडी के थ्रू उन्होंने अंग्रेजों को ये कन्विंस कर लिया कि आपका जो 3 कट्टे सिस्टम है, इट इज नॉट फ्रूटफुल फॉर दी फार्मर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके सत्याग्रह की। देखिए, क्रोनोलॉजी भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब खेड़ा सत्याग्रह चल रहा होगा, ये चंपारण सत्याग्रह के बाद शुरू होता है, और खेड़ा सत्याग्रह जब चल रहा होगा, इसी के बीच में आपकी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी आएगी। तो क्रोनोलॉजी एक्चुअल में क्या है, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस वाली बातों को, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अब देखिए, खेड़ा में क्या होता है। खेड़ा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद के पास है। तो यहाँ पर 1918 में, एक तो उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रही होती है, तो उस टाइम इन्फ्लेशन काफी ज्यादा होती है।
दूसरी बात कि यहाँ पर बारिश नहीं हुई होती है, ड्रॉट की कंडीशन होती है। और तीसरी बात कि जो आपके रेवेन्यूज के वहां पर रेवेन्यू की डिमांड काफी ज्यादा थी और गवर्नमेंट अपना जो टैक्स है वो मांगना शुरू करती है। एक्चुअल में जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स है वहां पर लिखा गया होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में आपका जो हार्वेस्ट है, जो पूरी आपने उपजाऊ जो आपने पूरा यील्ड किया है, एक पर्टिकुलर जमीन से आपने चीजें उगाई हैं, अगर वो आपका नॉर्मल प्रोड्यूस का 1/4 है, मतलब जैसे अगर आप एक साल में 100 क्विंटल गेहूं उगाते थे, लेकिन किसी पर्टिकुलर ईयर में आपने 24 क्विंटल, जो कि लेस देन 1/4 है, 25 से कम है, अगर वो आपका हुआ है तो आपके जो टैक्स है उनको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि उस टाइम सरकार भी काफी हार्श हो रखी होती है और सरकार के पास भी पैसे की दिक्कत होती है, वर्ल्ड वॉर 1 में एक्सपेंस भेज रही होती है, तो यहाँ पर सरकार इनके टैक्स माफ नहीं करती है। तो फार्मर पहले तो परेशान होते हैं ड्रॉट की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, सब चीजें महंगाई बहुत ज्यादा हो रखी होती है। और तीसरी बात उनको जो परेशान करती है वो ये करती है कि सरकार हमारे टैक्स माफ क्यों नहीं कर रही जब हमारे जो प्रोड्यूस है वो 1/4 से भी कम है। तो यहाँ पर जो खेड़ा सत्याग्रह है इसकी शुरुआत होनी शुरू होती है। स्टार्टिंग में शंकर लाल पारिक एंड मोहनलाल पांड्या काफी एक्टिव रोल प्ले करते हैं लोगों को मोबिलाइज करने में, लेकिन उनको लगता है कि हम एज सच खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमें एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो जाते हैं किसके पास? वो जाते हैं गांधी जी के पास। वो गांधी जी को बोलते हैं कि प्लीज आइए, हमारी हेल्प करिए। तो गांधी जी ना इस सत्याग्रह में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो एक तरह के मॉरल हेड रहेंगे, ऊपर से ओवरव्यू करने वाले हेड रहेंगे, वो डायरेक्शन देते रहेंगे। तो यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल का हमें एक मेन नाम देखने को मिलेगा, शंकर लाल पारिक का नाम देखने को मिलेगा, जो फॉर्मर या बाद में गांधीयन बोले जाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें फार्मर की कंट्रीब्यूशन काफी देखने को मिलेगी। तो फार्मर एक प्रोटेस्ट करते हैं कि हम भले अब हमारा सामान छीन ले जाओ, हमारी सारी एविक्शन कर दो, लेकिन हम फिर भी टैक्स पे करने वाले नहीं है, क्योंकि हमारी हिम्मत ही नहीं है टैक्स पे करने की। और उनके बिहाफ पर वल्लभ भाई पटेल और शंकरलाल पारिक और गांधी जी के ओवरऑल हेड के अंडर ये सारे लोग गवर्नमेंट को भी परसुएट करने की कोशिश करते हैं, उनके पास अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं कि प्लीज इस बार आप ये टैक्स जो है वो माफ कर दो। तो फाइनली जो गवर्नमेंट है वो एक सोल्यूशन पर आती है और इस साल के जो टैक्स हैं उनको माफ कर देती है। स्टार्टिंग में जो लोग हैं ना वो इस तरह मोबाइल हो जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमारा सब कुछ ले जाओ, लेकिन फिर भी हम टैक्स पे करने वाले नहीं है। और अगर गांव में कोई टैक्स पे कर रहा है, चोरी से चुपचाप टैक्स पे कर रहा है, तो गांव वाले उसको जैसे था ना गांव निकाला दे देते हैं, उस तरह का एक उसका व्यवहार करेंगे, क्योंकि उसने जो फार्मर के बीच में संधि हो रखी है उसको वायलेट किया है। ठीक है, तो जो खेड़ा सत्याग्रह है यहाँ पर जस्ट लाइक चंपारण, फार्मर की यूनिटी काफी ज्यादा थी। अब जब ये खेड़ा सत्याग्रह चल ही रहा होता है, इसके बीच में एक और इशू आता है, लेकिन वो आता है अहमदाबाद में। दोस्तों अहमदाबाद में उस टाइम पर 1918 में अगेन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वॉर टाइम चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है, तो अंग्रेज सारी सप्लाई वहां पर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर सप्लाई क्रंच आ रहा है, तो सप्लाई क्रंच आ रहा है तो यहाँ पर इन्फ्लेशन होगी, सामान महंगा हो जाएगा, क्योंकि डिमांड तो बरकरार है। अब यहाँ पर होता क्या है कि अहमदाबाद में प्लेग काफी फैला होता है और जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो पलायन कर रहे होते हैं, उनको प्लेग से डर लग रहा होता है तो अपने घर वापस जा रहे होते हैं। तो उनको रोकने के लिए प्लेग के टाइम पर जो अहमदाबाद मिल ओनर्स हैं, बेसिकली अहमदाबाद में उस टाइम कॉटन बहुत ज्यादा थी और कॉटन की मिल्स बहुत ज्यादा थी, तो जो मिल ओनर है वो अहमदाबाद के जो लेबर जा रहे होते हैं बाहर, उनको बोलते हैं कि आप बाहर मत जाइए, हम आपको 50% कंपनसेशन देंगे, जो आपका बबोनिक प्लेग कंपनसेशन होगा, ताकि आप लोग अपनी जो खर्चा है उसको निपटा पाए और अपना ध्यान भी रख पाए। ठीक है, तो ये 50% जो बोनस उनको प्रॉमिस किया गया होता है मिल ओनर्स एसोसिएशन के द्वारा, ये लेबर्स को एक बार रोकने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब लेबर रुक जाते हैं, लेकिन जब बोनस देने की बात आती है तो मिल ओनर्स जो है वो मना कर देते हैं कि हम बोनस नहीं देंगे, आपको सिर्फ 20% बोनस दे सकते हैं, अगर चाहिए तो बताओ वरना फिर रहने दो। तो यहाँ पर जो वर्कर हैं वो काफी गुस्सा हो जाते हैं, उनको लगता है कि आपने हमसे 50% प्रॉफिट करवाया, हमसे काम करवाया, 50% आपने प्रॉमिस किया, हमसे काम करवाया, लेकिन अब जब देने की बारी आ रही है तब आप मना कर रहे हो। तो इसके बाद जो आपके वर्कर्स हैं वो सारे यूनाइट होते हैं और उनकी हेल्प करने आती है अनुसुईया साराभाई। देखिए अनुसुईया साराभाई उस टाइम पर एक बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल वर्कर हैं अहमदाबाद की, और ये अंबालाल साराभाई जो कि मिल ओनर एसोसिएशन के उस टाइम हेड हैं, उनकी सिस्टर भी हैं। तो ये गांधी जी को परसुएट करते हैं कि आप आइए, आप अंबालाल साराभाई के भी अच्छे दोस्त हैं और आप मेरे भी अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों के बीच में आर्बिट्रेशन आप करवाइए और कहीं ना कहीं वर्कर का फायदा आप करवाइए। तो गांधी जी पूरी सिचुएशन को स्टडी करेंगे और गांधी जी
मिल ओनर्स को बोलेंगे कि देखो आपको अगर आपने प्रॉमिस किया है तो आपको ये 50% पैसा इनको देना चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए। लेकिन मिल ओनर्स अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि देखो हमारा सामान नहीं बिक रहा है, हमारी भी कंडीशन काफी डाउन है, तो हम इतना अमाउंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो होता क्या कि ये ना जो पूरा प्रोटेस्ट है लंबा जाना शुरू हो जाता है। अब वर्कर जो है वो काफी फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है, उनको उनके बीच में होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन, जब आपने डिमांड रखी, सामने वाले ने कि ठीक है मानता हूँ, नहीं मान रहा हूँ, मान रहा हूँ, नहीं मान रहा हूँ, तो आप लंबा खींच रहे हैं और आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप उस स्ट्रगल को काफी लंबा चला पाए। तो यहाँ पर वो वर्कर द्वारा जाते हैं गांधी जी के पास कि देखो फ्रस्ट्रेशन काफी बढ़ रही है और हमारी डिमांड भी नहीं मानी जा रही, अब बताओ हम क्या करें। तो यहाँ पर गांधी जी अपना सबसे पावरफुल जो हथियार था, सबसे पावरफुल हथियार उसको निकालते हैं। वो कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं। क्योंकि गांधी जी का सबसे पावरफुल हथियार, आगे भी हम देखेंगे कि हंगर स्ट्राइक सबसे पावरफुल हथियार है। वो फास्ट अनटू डेथ रखते हैं और बोलते हैं कि मैं फास्ट अनटू डेथ रख रहा हूं इन दी सपोर्ट ऑफ द वर्कर। और यहाँ पर फिर हलचल मच जाती है और बाकी वर्कर भी उनके साथ फास्ट रखते हैं। तो यहाँ पर जब हलचल मचती है तो एक कंप्रोमाइज फॉर्मूला आपका आता है कि 27.5% पैसा हम देने को तैयार है। ठीक है, वर्कर्स भी रेडी हो जाते हैं कि ठीक है पहले से ज्यादा मिल रहा है और थोड़ी सी कंडीशन जो है मिल ओनर्स की भी सेटल हो जाती है। तो यहाँ पर भी मॉरल विक्ट्री मानी जाती है। और अगेन गांधी जी का जो रुतबा है इन तीनों सत्याग्रह के बाद वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब लोगों को पता लगने लग जाएगा कि एक गांधी जी आए हैं कहां से, साउथ अफ्रीका से, जिन्होंने इंडिया में आते ही 3 मॉरल विक्ट्रीज हासिल कर ली हैं और लोगों को सपोर्ट वो कर रहे हैं और ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि भारत की कोर है, फार्मर, पीजेंट, लेबर। ठीक है, तो यहां से गांधी जी की शुरुआत होती है इंडिया में। इसी के बाद वो रॉलेट सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो सब लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बिगिनिंग है इंडिया में गांधी जी की। तो यहाँ पर हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। हमने स्टोरी की फॉर्म में इसको कंप्लीट किया और ये पीडीएफ में आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर भी करने हैं। कंसीडर द फॉलोइंग: चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इन तीनों सत्याग्रह को आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और इसका जो आंसर है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए, अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो अभी आपके कमेंट सेक्शन में हाथ चल रहे होने चाहिए और आप राइट आंसर मुझे बता रहे हो। ठीक है, इसके साथ साथ आपको इस टॉपिक पर एक मेंस का क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन खेड़ा सत्याग्रह। देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो हिमाचल प्रदेश में पूछे जाते हैं वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर आपके शब्द नहीं होते वहां पर लिखने के, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती है। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अगेन अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का मैं रिव्यू भी कर दूं तो इसी क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन, इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।